ब्रिगेडियर राजा राम जी। जी, सभी को नमस्कार। आज का विषय पशुपालन पर है और किरण पटवर्धन जी को मैं ज्यादा पुराना तो नहीं जानता, पर अभी मैं उनके यहाँ गया था जो पशुपालन का स्पेशली बकरी पालन का काम कर रहे हैं। और वहां जाके पता लगा कि इन्होंने तो गाय का पालन से ही शुरू किया था और गाय स्पेशली गाऊ लाऊ एक ब्रीड है वारधा की, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। और उस गाय के साथ साथ नौ अभी एक झालावाड़ी ब्रीड की बकरी है। और भी बहुत से पशुओं के बारे में उनकी जो जानकारी है, जिस तरह से वो ट्रेनिंग देते हैं, एक किस्म का कॉलेज है। और बकरी एक नेग्लेक्टेड जानवर रही है हमारे गांव में। वो गरीब की गाय या उसको जो लोअर कास्ट के लोग ज्यादा पालन करते रहे हैं, लेकिन बकरी का उन्होंने जिस तरह से उत्थान कर रहे हैं किया है, और उसकी भी जो गाय के बारे में हमारी जानकारी है, इसी तरह सब जानकारी इकट्ठी करके और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी एक किस्म की इंस्टीट्यूट है। और वो जितने भी झालावाड़ ब्रीड की गाय हैं, बकरियां हैं, उन पे आसपास के सभी गांवों में जिसके पास 50 है, 60 है, 100 है, जितने भी है, उन पे सब उन्हीं का एक कोऑपरेटिव सिस्टम में कर रहे हैं। उनका अपना, जैसे कि महाराष्ट्र में सालंगे साहब इतना बनाए, वो भी ये भी उन्हीं के साथ जुड़े हैं, पर ये ज्यादा काम इनका बकरी के ऊपर है। तो ज्यादा नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि वो अपना आज का जो है पशुपालन के माध्यम से किसानों की कैसे आय बढ़े, इसके लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। श्री किरण जी पटवर्धन। ब्रिगेडियर साहब धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। प्राधान्य रूप से मैं विषय को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा समय लूंगा। मुख्यतः मनुष्य स्वार्थी है और स्वार्थ को साधने के लिए, उसके जरूरतों की पूर्तता करने के लिए वो कोशिश करता है। तो तीन महत्वपूर्ण जरूरतें मनुष्य के लिए है: रोटी, कपड़ा और मकान। मनुष्य जब स्वार्थ से परमार्थ की तरफ जाता है तो दो चीजें वो त्याग कर सकता है। जैसे ऋषि मुनियों, या अभी हम नागा साधु देखे या जैन साधु देखे, दिगंबर, तो कपड़े की जरूरत, परमार्थ के लिए जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कपड़ा त्याग कर सकते हैं, मकान त्याग सकते हैं। ये दो चीजें ऐसी है जरूरतों में जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं सालों तक। मतलब पूरे नागा साधु देखो या हमारे जैन मुनियों को देखो, वो दिगंबर मुनियों को देखो, वो तो बगैर कपड़े के ही रहते हैं, कोई इशू नहीं है। तो रोटी, कपड़ा और मकान में से कपड़ा और मकान, ये दो चीजें स्वार्थ में त्याग कर सकते हैं। लेकिन रोटी ये चीज ऐसी है कि ज्यादा से ज्यादा 27 डेज बगैर रोटी के आदमी, ये रिकॉर्ड है, कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो रोटी है मनुष्य की प्राथमिक जरूरत है। अब रोटी मतलब अन्न, फूड। अब ये आता कहां से है? तो आता है स्वाभाविकता, उसके लिए भी तीन चीजों की जरूरत है। पहली है मिट्टी, माटी। दूसरी पानी, मतलब सॉइल, वाटर। और फिर पर्यावरण। अगर हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होगा तो नहीं होगा। मतलब हम अगर बात करें राजस्थान की और खेती करें तो नहीं होता है। तो जैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से हमारे देश की जो व्यवस्था है, इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो मिट्टी, पानी और पर्यावरण, जिसको हम पंचमहाभूत भी कहते हैं, जो भी उसको
अब देखो, मिट्टी में से अनाज उगता है, वो मिट्टी अगर अच्छी रहे तो सबसे पहले मिट्टी में लगती है खाद। आप जब एग्रीकल्चर में चलते हो, शुरुआत करते हो, तो पहले मिट्टी को आपको परीक्षण तो करना जरूरी है, लेकिन मिट्टी में पहले जो लगता है वो लगता है खाद। अब खाद कहाँ से आता है? खाद आता है पशुओं से। हमारे पारंपरिक या सांस्कृतिक वारसा को देखेंगे तो ये सारी व्यवस्थाएं, एक रचनात्मक व्यवस्था है हमारे पास पहले से है। तो ये जो खाद आता है वो आता है एनिमल से, पशु से। अगर हमें एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, आगे जाके समृद्ध होना है, तो सबसे पहले हमें खाद, और वो भी एनिमल का खाद। अब हमारे पास जर्सी है दूध के लिए, बहुत सारी जर्सी देश में, आपको तो मालूम है। दूध का महापुर हम जिसको हमने बोला कि भाई दूध बहुत जरूरत थी वगैरह वगैरह, इसके लिए हमने दूध लाने के लिए जर्सी को लाया या हुस्टन को लाया, व्हाटएवर, वो जो सब हमने 50 साल पहले किया, आज वो फेल्ड होता हुआ दिख रहा है। कारण बहुत उसके रीजंस होंगे, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या हुस्टन का या जर्सी का गोबर मिट्टी के लिए योग्य है क्या? तो नहीं है। उसको हम खाद के स्वरूप में उसको यूज नहीं करते। साइंटिफिक रीजन बहुत है, वो वैज्ञानिकों का काम है, मेरे जैसे का काम नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि हमारा जो इंडिजीनियस ब्रीड का, इंडिजीनियस पशु का जो बेसिक डायमेंशंस है वो है थ्री डायमेंशंस। जैसे कि दूध है, उसके साथ गोबर है और मूत्र है। ये तीनों चीजों पे हमारी पूरी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी बसी हुई है। गोबर से खाद मिलता है, यूरिन से, मूत्र से हमें पेस्टिसाइड्स मिलते हैं, बहुत सारे कीटनाशक हम उससे बना सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उपयोग करते भी हैं। तो मेरा एक बहुत अहम सवाल है जो मैंने पहले भी पूछा था इसी चैनल पे, और जो भी मेरे पास आए उन सबको मैं पूछता हूँ कि क्या जो हमारे ऊपर आक्रमण हुआ ह्यूस्टन का या वो जो जर्सी का, क्या हमारी गाय बची है? नहीं बची है। आज जो गाय की प्यूरिटी, क्वालिटी ऑफ काउ, अगर इसकी प्यूरिटी की हम बात करेंगे तो आज की तारीख में वो 100% नहीं है, वो 70%, 60% डिक्लाइन हो रही है। उसके दो महत्वपूर्ण रीजंस हैं। एक रीजन है वो म्हणजे इनब्रीडिंग। बहुत बड़े प्राथमिक स्वरूप से बात करेंगे तो हमारे पास कोई डाटा भी नहीं है। हाँ, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ गौशालाएं काम कर रही है, कुछ मात्रा में काम भी चल रहा है। लेकिन अगर हम इंटीग्रेटेड सोच देखें तो क्या हमारे फार्मर के पास, हमारे किसान के पास गाय है? क्या वो उसको पाल सकता है? क्या वो अफोर्ड कर सकता है? क्या उसके पास उसकी कोई व्यवस्था है? तो ये तीनों चीजों की आप बात करेंगे तो व्यवस्था नहीं है। उपयुक्तता है, हमें मालूम है, गोमूत्र का उपयोग है, लेकिन व्यवस्था है क्या? तो व्यवस्था नहीं है। ना गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था है। मैं कामधेनु आयोग को जानता हूँ, हमारे यहाँ का गौसेवा आयोग को जानता हूँ। गौशाला बनाना, गौशाला डेवलप करना और उससे आगे बढ़ना, यानी कि अनाथालय बनाना और अनाथालय से सबका विकास करना। क्या अपने माँ बाप को हम अनाथालय में रख के उनका आशीर्वाद दे सकते हैं? क्या गाय को गौशाला में रख के हम उसका आशीर्वाद लेके हम बढ़ सकते हैं? सवाल वही है। लेकिन मैं गौशाला ये विषय पे या गाय के विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ। एक संदर्भ लेने के लिए मैंने सिर्फ ये बात की है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गरीब की गाय कौन सी है? गोट, बकरी।
और बकरी पालन में हमने अब तक क्या काम किया, तो सब मैं अभी 50 साल से ऊपर हूँ। इस विषय को मैं 20 साल से, मतलब गाय के विषय पे मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। बकरी के विषय से मैं 2017 से काम कर रहा हूँ। बकरी पालन ना, मैं शहर का आदमी हूँ, पुणे में रहता हूँ। मेरा नेटिव प्लेस पुणे है, मैं पुणे में जन्मा हूँ और पुणे में ही बड़ा पला हूँ। मेरे पास ना कोई बकरी है, ना कोई जानवर है, ना खेती है। 2017 में मैं जब यहाँ आया था इस गांव में जहाँ मैं अभी हूँ, मालपुर, ये दोंडाईचा रेलवे स्टेशन के नजदीक है। धुले डिस्ट्रिक्ट है, नंदुरबार एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र में आता है। आप यहाँ आना है तो रेलवे ट्रैक से आपको आना है, तो यहाँ से 150 किलोमीटर आपके बड़े 2 ट्रैक है, इसमें से 10 किलोमीटर पे दोंडाईचा रेलवे स्टेशन है। सारी गाड़ियां उस पे रुकती है, ट्रेनें। और मेरे एरिया से 250 किलोमीटर पे सारे एयरपोर्ट्स हैं, सूरत, शिरडी या नासिक या फिर इंदौर भी 250 किलोमीटर है। ये सारे दूर है। तो एक जनरल आइडिया आने के लिए आपको मैंने बताया। तो ये मालपुर में मैं जब आया 2017 में, तो ये झालावाड़ी गोट को मैंने देखा। और झालावाड़ी गोट जो है, ये मूलतः यहाँ की है, सुरेंद्र नगर जिला है। अब उसके भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। अब माइथोलॉजिकल बात करें तो वो भी एक अलग है। जैसे मैं गौड़ाऊ पे काम किया था वर्धा में, तो गौड़ाऊ का संबंध भगवान कृष्ण से है और 5000 साल का उसका पूरा इतिहास है, हिस्ट्री है उसकी। तो ये जो झालावाड़ी है वो हल्द्वड़, मतलब हल्द्वड़ जो अपभ्रंश हुआ है, हल्दर माने बलराम, हल लेके चलने वाला बलराम, उसका जो कार्य क्षेत्र था, उस कार्य क्षेत्र से ये बकरी आती है। जस्ट कोइंसिडेंस है, ज्यादा पुख्ता सबूत या कुछ ज्यादा बातें मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं जब हथौड़ गया था तो मैंने बोला ये नाम ऐसे अजीब नहीं बोले, ये हल्दर है। और ये सब हल्दर का नाम जैसे बदल 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 होता है। जैसे हम मुंबई का मुंबई, बम्बई, बम्बई से बॉम्बे हो गया, इस टाइप से वो थोड़ा सा हो गया है। लेकिन हल्दर का मतलब है बलराम। तो मुझे लगा चलो ये भी आशीर्वाद है अपने लिए कि भाई भगवान कृष्ण का काम मैं कर रहा था लेकिन न कर पाया गौड़ाऊ का, तो चलो उनके भाई साहब का तो काम कर सकते हैं। तो ये ट्रांजिट ब्रीड है। ये जब मैंने इसको देखा 2017 में, सुबह 6 बजे हम लोग आए थे, मेरे साथ डॉक्टर अली थे। डॉक्टर अली ये एम्ब्रियो स्पेशलिस्ट है, एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिन्होंने कैमल में बहुत बड़ा काम किया हुआ है। यहाँ पे नहीं, हमारे देश में नहीं, बाहर किया है, कैम्ब्रिज से मतलब है ओरिजिनली कंधार के, महाराष्ट्र के, लेकिन पूरा उनका काम और करियर थोड़ा बाहर गया है। तो वो और मैं यहाँ पे आए थे 2017 में, जब हमने ये गोट को देखा। और वो देखा मैंने 1.5 लीटर उस टाइम वो दूध निकाल रहा था सुबह। तो 6 बजे मैंने उसका मिल्किंग देखा और हम लोग फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किए। आज 2017 और 5 और 3 8 साल हो गए मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। और फिर धीरे 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 मेरे समझ में आया कि इस पे कैसे काम हो सकता है, क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या अनुभव की जरूरत है, क्या अपेक्षाएं है। तो 2-3 बातें मुझे ये समझ में आई कि ये एकमेव ब्रीड ऐसा है जो ट्रांजिट ब्रीड होते हुए भी सस्टेन हुआ है। हमारे यहाँ इंडिजीनियस ब्रीड है ना, वो प्रकृति के हिसाब से, जैसे एग्रोक्लाइमेटिक जोन के हिसाब से डेवलप हुए हैं। हमारे यहाँ अभ्यास उसके ऊपर बहुत कम हुआ है। तो प्रकृति के हिसाब से ये ब्रीड अपने आप में उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, निसर्ग से जुड़े हुए हैं। तो खाद जो है या जो भी चीजें है वो यही कि उसको सूट कर गई, पानी सूट कर गया, एनवायरनमेंट सूट कर गया, और उसके लिए वो आज 150 साल की हिस्ट्री है जो सस्टेन हो गई है, परफॉर्म भी कर रही है और अच्छे से लोग उसके ऊपर चल रहे हैं। तो मैंने इसका अभ्यास करना शुरू किया
तो मुझे ये समझ में आया कि एनिमल हस्बेंड्री में हमारा देश 1 नंबर पे है नीचे से। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एनिमल को हम संपत्ति मानते ही नहीं है। पूछते हैं, एनिमल को हम पूछते हैं। हमारी एक देखो, इंडियन लोगों की एक परंपरा ऐसी है कि किसी को भगवान बना दो यार। एक बार वो फोटो फ्रेम में चल गया ना, तो आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे पशुपालन के लिए आरती करना, अभी कल बैल पोड़ा है हमारे यहाँ पे, बैलों का उत्सव है, तो सब दारू पियेंगे, सब मजा करेंगे, सब पूजा करेंगे, सब करेंगे। एक दिन उसको बहुत महत्व देंगे। तो हम बस इतना ही पारंपरिक पद्धति से कर रहे हैं। लेकिन टेक्निकली अगर इसके ऊपर बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो कोई भी अभ्यास इसमें नहीं हुआ है। अब ये मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ? क्योंकि आईसीआर सीआईआरजी में मेरा कनेक्टिविटी है। आईसीआर सीआईआरजी मतलब गोट की संस्था मथुरा की, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आता है हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी माक्सू। आज ये सारी संस्थाएं मेरे से जुड़ी हुई है। और ये क्यों जुड़ी हुई है मेरे से? क्योंकि अन्ना साहब शिंदे फाउंडेशन, अन्ना साहब शिंदे एक बहुत बड़ा नाम हमारे देश में है, जो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन रेनबो रेवोल्यूशन अगर हम जिसकी बात करें, तो रेनबो रेवोल्यूशन में अन्ना साहब का पूरा योगदान है। मतलब क्रिकेट में बोलते हैं ना कि किसी ने सेंचुरी की और किसी ने 5 विकेट ली, तो सेंचुरी वाले को इनाम मिलता है, 5 विकेट वाले को नहीं मिलता है। तो ऐसे उनके साथ हुआ, लेकिन वो अलग विषय है, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। लेकिन उनके 3 स्रोत, उनके काम करने के 3 अंग मुझे ज्यादा प्रभावी किए इस विषय में। पहली बात तो सबसे बड़ा अंग है, किसी भी पॉलिसी को अगर आपको डिजाइन करना है तो आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को आपको कन्विंस करना पड़ता है। दूसरा अंग है एनिमल एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार आपकी पॉलिसी डिजाइन होगी कि आपको इसको गरीबों के लिए या लोगों के सोसाइटी के लिए करना है, तो दूसरा अंग है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्लीमेंट करना है। एडमिनिस्ट्रेशन इज ए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। तो इसको भली भांति कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, वो उसको भी समझाना पड़ता है कि आपको इसको इंप्लीमेंट इस तरीके से करना है, स्ट्रक्चर में बैठ के सारी व्यवस्थाओं को देख के। और तीसरा जो है वो है बेनिफिशियरी, जो जमीन पे उसका उपभोक्ता है, जिसके लिए ये पॉलिसी बनाई गई है, उसको भी कन्विंस करना पड़ता है कि भैया ये तेरे लिए है, अच्छा है, कोशिश करो, ये करो, वो करो। तो ये त्रिस्तरीय रचना हमारे देश में है पहले से, क्योंकि हम लोकशाही व्यवस्था में। तो इस त्रिस्तरीय रचने से, रचनात्मक पद्धति से अगर हमें किसी काम को करना है तो हम कर सकते हैं। तो ये 3 ही व्यवस्था पे मैंने काम किया। मैंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बहुत काम किया है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर भी मैं समझा गया। उसके बाद ये जब नीचे आया तो मुझे समझ में आया कि इसको भी बहुत डेवलप करना जरूरी है। तो पशुपालन के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था की जरूरत है। एक व्यवस्था है पहले बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब क्या? तो आपके पास देखो, हम कम्युनिटी बेस्ड लोग हैं। हमारे पास पशुपालन जो होता है वो हमारे लोगों के पास पशुधन होता है। फार्म हमारे यहाँ अब तक जितने भी फार्म हुए 100% सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। आज भी बहुत सारे घाटे में हैं, बंद पड़े हैं, बहुत सारे विषय है। तो पशुपालन हमारे कौटुंबिक व्यवस्था का एक अंग है। जैसे किसान के पास खेती है, उसके साथ उसका पशु भी है। तो पशुपालन हमारे कम्युनिटी का एक अंग है, उसको हम आज भी पकड़े हुए हैं। अब इस अंग को सपोर्ट देना है आपको, तो आपको पहले बैकवर्ड इंटीग्रेशन में काम करना पड़ेगा। पशु के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या आता है? तो पहला आता है हेल्थ, उसकी पूरी शारीरिक व्यवस्था। पहली बात, एक तो हाइजेनिक कंडीशन में है कि नहीं, तो हाइजेनिक कंडीशन लाना मतलब प्रॉपर उसकी गोट की शेड होनी चाहिए, प्रॉपर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। दूसरी होता है डिजीज कंट्रोल, आपको पहले उसको डिजीज फ्री करना है।
सारे डिजीज क्या होते हैं क्या नहीं होता है उसका एक आपके पास ब्यौरा होना चाहिए, और फिर डिजीज कंट्रोल यानी वैक्सीनेशन और ये सारी व्यवस्थाएं। अब ये 3 चीजें अगर आप हेल्थ में इंक्लूड करें तो फिर पहला गोल आप अचीव करते हैं हेल्थ का। फिर उसके बाद आता है फीड, खाना देना, अच्छा खाना देना, प्रॉपर उसको सूट होता है वही खाना देना। तो वो जो खाना है वो प्रकृति के हिसाब से देना पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा अभ्यास यही कहता है कि कुछ भी किधर से भी लाया हुआ खाना उसको सूट नहीं करता। एग्रोक्लाइमेटिक जोन के हिसाब से अगर वो खाना खाए, उसी एरिया का फीड खाए, उसी एरिया का खाना हम उसको अगर साइलेज उसी एरिया में मक्के का साइलेज बना के दे तो इट विल बी सूट टू हिम, क्योंकि उसमें जो मिनरल्स है प्रकृति के हिसाब से जो चीजें होती है वो सब उसको मिलती है, क्योंकि वो उसको सूट करती है। दूसरा मिक्सचर, मतलब मिनरल मिक्सचर रहेंगे आपके पास, ये है कौन से भी तरीका का, अभी वहां पे कौन से ऑयली चीजें हैं जैसे सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, तो उसका जो केक आता है ऑयल केक, ये मकई और ये सारा मिक्सचर कितना मात्रा में देना चाहिए, उसको वेट कितना होना चाहिए, उस हिसाब से ये सारा करना पड़ता है। तो फीड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पानी, अब पानी उसको कैसा देना चाहिए, तो अच्छा पानी देना चाहिए, वो कुछ भी पानी पिए तो उसके लिए ठीक नहीं है। तो प्रॉपर वाटर, जैसे हम मिनरल वाटर पीते हैं वैसे अच्छा पानी आपको उसको देना है। तो ये हो गई 3 चीजें। देखो हर एक जगह पे 3-3 चीजें हैं। और फिर आता है जेनेटिक्स। अब ये जेनेटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा ब्रीड, जैसे हम प्रकृति के हिसाब से शादी करते हैं तो शादी के लिए हम लड़का ढूंढते हैं, लड़की ढूंढते हैं, तो क्या देखते हैं, उसका खानदान कैसा है, वो कहाँ से आई है, क्या पढ़ी है, क्या लिखी है, उसका ये क्या है, वो क्या है। उसके लिए हमारे पास एक व्यवस्था है, कुंडली देखते हैं कितने गुण मिल गए, 36 मिले, 28 मिले। अब ये जो 36 गुण है, 36 जो हम कुंडली में गुण देखते हैं, उसमें क्या क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है आपका, हर एक बात की उसमें व्यवस्था है। वो कौन से कैसे सूट करते हैं एक दूसरे को। यानी अगर हम एनिमल के बारे में बात करें तो एनाटॉमी उसकी सूट होती है कि नहीं सूट होती है, ये सारी चीजें हैं। क्या हम इसके पशुपालन में ये चीजों को ध्यान देते हैं क्या? कोई भी कहीं से भी बोकड़ लाओ, मेल लाओ, कितने फीमेल है देखो छोड़ दो, क्या उसका कोई स्टडी है हमारे पास? कोई स्टडी नहीं। कौन सा मेल यूज करना है, क्या वो मेल डिजीज फ्री है क्या, क्या उसके कुछ रिकॉर्ड है क्या, हमारे पास ये कुछ नहीं है। 50-70 साल में मैंने देखा किसी के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ कुछ लोग सब मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन बहुत छोटे स्तर पे अपने अपने स्तर पे लोग कर रहे हैं। लेकिन एक रैंडम जिसको बोलते हैं पॉलिसी के तहत, ओवरऑल सिचुएशन के तहत कोई रिकॉर्ड है क्या, तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जेनेटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सी है, और फिर मेल फीमेल के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जेनेटिकली ब्रीड को धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हर एक लैक्टेशन, हर एक इसके ऊपर आपको आगे बढ़ना है। अब आप जनरल सिटी में जाएंगे तो 150 साल लगेंगे। अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर, एआई या ऐसे सारी जो टेक्नोलॉजी है उसका अगर आप उपयोग करेंगे तो आपको इसके जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है ना कि मन में आए किया, नहीं, ये सालों साल काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, उसका डेटा लेना पड़ेगा, पूरा ब्यौरा लिख के रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 प्राधान्य रूप से बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आता है, हेल्थ, फीड और जेनेटिक्स। अब ये सारा हो गया, हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना। अगर हमको जिंदा रहना है, इसमें सरवाइव होना है, हमारी बाकी जरूरतें पूरी करनी है, तो एनिमल के साथ सिर्फ खाना नहीं, तो जिंदा भी रहना है तो पैसा चाहिए। तो प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। अब प्रोसेसिंग करना है तो प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए।
तो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए कौन कौन से तरीके हैं, ये सारा कमर्शियल एस्पेक्ट हो गया। ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, ये पॉलिसी मैटर में आता है, गवर्नमेंट ने करना चाहिए या किसी ने उसको देखना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट के अलावा कोई नहीं दे सकता, लेकिन उसके लिए उनके पास कोई भी एक फिक्स पॉलिसी नहीं है। तो सपोर्ट सिस्टम इसी में आता है। और दूसरा जो है वो है प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग ये पूरा कमर्शियल एस्पेक्ट है। प्रोसेसिंग में क्या आता है, यहाँ से आप धान डालो, यहाँ से आपको इसका फ्लोर मिलेगा, तो मशीन आती है। अब मशीन की टेक्नोलॉजी है, उसके पैरामीटर्स है, उसके फाइनेंशियल सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो उसके ऊपर एक पूरा ब्यौरा, मतलब फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अब फिजिबिलिटी कहाँ से आती है, कोई भी चीज अगर आपको करनी है तो मार्केट में जो रेट से बिकती है और हम यहाँ से खरीदते हैं, उस बीच में से अंतर जो है वो टेक्नोलॉजी से और क्वालिटी से। अब तीन चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, पहले तो आपको लगेगी क्वांटिटी, फिजिबल प्रोजेक्ट के लिए क्वांटिटी लगेगी। अब थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि यहाँ से अगर दूध मुझे बेचना है, अब गोट मिल्क को तो कोई पूछता नहीं है, कोई रिकॉग्निशन भी नहीं है, लेकिन अगर उसको मुझे बेचना है तो कम से कम मुझे कितनी कॉस्ट में वो कम से कम पड़ेगा, उसके लिए मुझे कोई तो क्वांटिटी चाहिए। एक 5,000 लीटर पर डे मेरा यहाँ का प्लानिंग है कि भाई 5,000 लीटर पर डे मेरा दूध कलेक्ट हो, 365 दिवस में उसके ऊपर प्रोसेसिंग करूँ और रोज का रोज मुंबई में जाके बेचूँ। मुंबई में मेरी रिक्वायरमेंट 1 लाख लीटर की गोट मिल्क की है। तो उसको अगर मुझे आगे जाके कुछ करना है तो मुझे फिजिबिलिटी मेरे प्रोजेक्ट के लिए कमर्शियल बेस पे बहुत जरूरी है। तो इसके लिए प्रोसेसिंग में टेक्नोलॉजी है, सारे कमर्शियल इंटरेस्ट है, बैंक फाइनेंस है, लोगों का पैसा है, सारे कमर्शियल एस्पेक्ट है। तो प्रोसेसिंग में अब कौन से बातों में हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट, यूरिन प्रोडक्ट, और डंग से फर्टिलाइजर। अब छोटी सी बात मैं बताता हूँ, गोट डंग हमारे पास जो होता है ना वो फ्रेश नहीं होता है। हमारे पास जो आता है वो ड्राई आता है, और ड्राई में वो कंटेंट या मॉइस्चर आपको नहीं मिलता जो फ्रेश में मिलता है। तो जो आता है वो मरा हुआ आता है, उससे भी काम चलाते हैं लोग, लेकिन वो क्वालिटी वो इसमें नहीं मिलती। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, हर एक पे काम करना पड़ेगा। तो एक एक मुझे लगता है कि मुझे 10 सेशन लेने पड़ेंगे हर एक विषय को समझाने के लिए, लेकिन मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ। अब ये सारा प्रोसेसिंग अगर हो गया, तो प्रोसेसिंग के बाद आपको आए मार्केट। अब मार्केट में आपको जाना है, तो मार्केट में जाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। एक है क्वालिटी, दूसरा है क्वांटिटी, और तीसरा है कंसिस्टेंसी। अब ये 3 जो विषय है, क्वालिटी तो आपको देनी पड़ेगी मार्केट में, आपको स्टैंड होना है। लोग ये नहीं पूछेंगे कौन गरीब है क्या है, वो पूछेगा मुझे क्या मिलता है और कितना सस्ते में मिलता है। अब कितना सस्ते में मिलता है तो आपको क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि फिजिबिलिटी तभी आती है। क्वांटिटी और फिजिबिलिटी इसका रेशो एकदम देखना पड़ता है। और फिर कंसिस्टेंसी, अगर रोज दूध पीने की बात शुरू हो गई, रोज अगर दूध कंजम्पशन शुरू हो गया, तो इट्स अ गुड इम्यूनिटी बूस्टर है। एपिडेमिक में या आप अगर देखो कोई भी वायरल अगर आ गया, टीबी के पेशेंट है, बच्चे हैं, स्तनदा माता है जिनको आज दूध नहीं आता या दूध देना नहीं चाहते बच्चों को, उनके लिए ये सब्स्टिट्यूट है। और इससे स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी पावर अच्छे से बढ़ती है। और इसमें से डायबिटिक पेशेंट्स है, उनके लिए भी बहुत अच्छा दूध है वो। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी भी एनिमल हस्बेंड्री के स्ट्रक्चर को हमें डेवलप करना पड़ेगा। जब जब तक हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक इस विषय को ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि सरस्वती का उपयोग कम हो गया, इसीलिए सरस्वती लुप्त हो गई। आज हमने उसको वापस हमने देखा कि भाई ये है कि भाई सरस्वती का हमने पुनर्जीवन किया। ऐसे ही हमारे ये पशु का अगर हमने
काम किया, पशु के ऊपर हमने कंसिस्टेंटली काम किया, तो हमारा भविष्य उज्जवल है। अदरवाइज सिर्फ ऐसा काम ये एनिमल हस्बेंड डेवलपमेंट करो नहीं होगा। बंजर जमीन पे आप कुछ नहीं उगा सकते। हमारा देश खेती का देश है, खेती प्रधान देश है, तो उसके ऊपर हमें काम करना है। तो हमें, और गोट क्या है, गोट एकदम सस्ता है। गोट हमारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूट है। देखो 5 गोट अगर हमारी महिला को हमने दिए, और फोकट कहीं कुछ नहीं देना है, सीधा लोन निकाल के देना है सपोर्ट सिस्टम के साथ, आराम से करेगी वो। एक सिस्टम बना के, वही कोशिश मेरी यहाँ पे चल रही है कि उसको कैसे डेवलप किया जाए। एक मॉडल ही है ये, इस मॉडल को मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें 5 गोट अब 6 महीने पहले देंगे, उसके बाद 5 गोट देंगे। 10 पूरा साल भर उसका मिल्किंग चलता रहेगा, पूरा साल भर उसका सर्वाइवल हो जाएगा। 10 गोट महिला के लिए बहुत छोटी सी बात है। वो बहुत उसको अच्छे से कर सकती है, ढंग से कर सकती है, अपना काम काज करके भी कर सकती है। और मेरा मानना ये है कि अगर 10 गोट उसको मिले तो साल भर के लिए उसका जो पैसा है एश्योर, उसके लिए जो ये है वो है 200-250 रुपए से लेके 400 रुपए तक उसको रोज का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। दैट इज एक्सेस मनी। और कितना करना है उसको, तो 200 या 250 स्क्वायर फीट में जहां वो रहती है वहां भी वो बोट सर्वाइव हो जाता है, कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं घर में हमारे एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे किसान अपने घर में एनिमल्स रखते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। हमारी इकोनॉमी सस्टेन हो जाएगी, कॉन्फिडेंट हो जाएगी। और ये किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये बड़े लोगों के लिए बात नहीं कर रहा, ये ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि जिसको अफोर्ड हो गए वोट रेयरिंग करना, अफोर्ड होना चाहिए उसको, सहज रूप से उससे पैसा मिलना चाहिए। इसलिए त्रिस्तरीय रचना हमें खड़ी करनी पड़ेगी। और ये रचना करने की मॉडल, मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं खुद यहाँ पे कर रहा हूँ और इसको कोशिश कर रहा हूँ कि ये व्यवस्था खड़ी हो जाए। गवर्नमेंट को दिखा दूंगा कि भाई साहब आओ, इसको देखो और आपकी पॉलिसी इस ढंग से बनाओ। वो गाय बांटो, इसको बांटो, उतना दो, कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता, होने वाला भी नहीं है। इससे आपको सस्टेनेबल एक व्यवस्था मिलेगी जो हमारी पुरखों की व्यवस्था है। हमारे, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी व्यवस्था थी, हमारा सिस्टम था। आज हम देखते हैं एपेडेमिक में भी हम सरवाइव क्यों हुए, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त, हमारे ही आजू बाजू में घर, मरे कहाँ से लोग, शहर में लोग मरे ज्यादा, गांव में कम मरे, क्योंकि सस्टेन हो गए, उनके पास सब सुविधाएं थी, ज्यादा मरे। जो हम आज सेंट्रलाइज इकोनॉमी की तरफ गए हैं, जिससे सारी व्यवस्थाएं हमारी बिगड़ी है। मैं वेस्ट मैनेजमेंट में काम किया हुआ आदमी हूँ। ये वेस्ट मैनेजमेंट आया कहाँ से, बिकॉज ऑफ द सेंट्रलाइज सिस्टम। अदरवाइज हमारे यहाँ लोकली वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था है। सेंट्रलाइज सिस्टम से हमारी जरूरतें बढ़ी, और जो चीजें हमें नहीं चाहिए थी वो आज हम रोज की उपयुक्तता में उसको उपयोग कर रहे हैं, उसका ही वेस्ट हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम का एक बहुत बड़ा लाइफ है, लेकिन एक बड़ा विषय हो जाएगा। तो ये 3 जो प्राथमिक विषय है, जैसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन, प्रोसेसिंग और आगे जाके लास्ट में आपको मार्केटिंग। तो ये 3 चीजों पे अगर हम ध्यान देके काम करें, तो मेरा आपको सबको निवेदन है कि आप यहाँ आइए, आपका क्या योगदान दे सकते हैं वो दीजिए। मैं इसमें त्रिस्तरीय योजना में पैसे भी खड़ा कर रहा हूँ, पैसे भी चाहिए, आप पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन फोकट में मैं नहीं लूंगा। आप पैसे अगर देंगे तो उसके रिटर्न्स भी देने के लिए मैं तैयार हूँ, उसके लिए भी मेरी 2 व्यवस्थाएं रेडी है। इस विषय में मेरे साथ नलंगे सर है। नलंगे सर का बहुत बड़ा योगदान इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम करते हुए रहा है। उन्होंने खुद अपने तरफ से बहुत सारे पैसे खड़े भी किए हैं और आगे जाके करेंगे भी। 2 चीजें वो प्राधान्य रूप से नलंगे सर मेरे साथ कर रहे हैं, वो मुझे मार्केटिंग, मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा मार्केटिंग, लोगों को यहाँ तक लाना। इस प्रोजेक्ट पे अब तक
नलंगे सर ने 100 लोगों को यहाँ तक लाया है। और उसमें से देखो, किसी भी चीज में आप कोशिश करते रहना, ये आपका काम है। आगे जाके उसके ऊपर रिजल्ट्स आपको क्या मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये अलग विषय है। जैसे कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मो मा ते संगोत्सवी कर्मणि। इसी विषय पे मैं चल रहा हूँ। देना नहीं देना भगवान के हाथ में है, यश देना। काम अपना करना है और उस कोशिश में मैं काम कर रहा हूँ। कहना मेरा इतना ही है झालावाड़ी के बारे में, या किसी भी गोट के बारे में, या पशुपालन के बारे में। अगर हमारा एग्रीकल्चर हमें डेवलप करना है तो हमें पशुपालन पे ध्यान देना होगा। बस इतना ही मुझे कहना है। आगे जाके जो व्यवस्था है उसमें आप ब्रिगेडियर साहब आप आदेश करिए, उस हिसाब से चलते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। आपने पशुपालन के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी और फ्यूचर में हम कैसे बढ़ें आगे ये भी आपने बताया। आपने एक झालावाड़ी बड़ी ब्रीड ही नहीं, हमारे ज्यादातर सभी जानवरों पे ये अप्लीकेबल है ऐसे बताया। तो अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ अभिषेक जी, अभी कुछ इस क्योंकि हमारा जी टॉपिक पशुपालन का है तो कुछ टॉपिक जी में पहले बचे हुए कुछ क्लियर करूं या क्वेश्चन आंसर पे जाना चाहो? जी जी आप अपना विषय रख सकते हैं, फिर इसके बाद प्रश्न ले लेंगे सभी साथ में। जी, जी ज्यादातर चीजें कवर हो गई है क्योंकि ये हम पशुपालन में सभी पशुओं का है और हमारे कुछ साथी कुछ और भी जगह करे हैं। तो मैं एक थोड़ा संक्षेप में जो इन्होंने बताया है उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे बता देता हूं कि जिससे आप और कुछ इसमें आगे बढ़ें। और ज्यादातर मार्केट से लेके ये तो जो 3 फेज है बैक एंड टेक्निकली ज्यादातर ही इन्होंने नॉन वेट होते भी बहुत अच्छे विषय में कवर किया है। मुझे इस बात की तो बहुत खुशी है। पशुपालन पशु आप सब जानते हैं, पशु एक जीवित प्राणी है जिसमें चेतना है और संवेदन है और गति है। पशुपालन इसका हम पालन करते हैं, ये हमारा विषय नहीं है, ये हम सबको करना चाहिए, केवल किसान ही नहीं। क्यों कि प्रकृति का व्यवसाय है ये। प्रकृति के पास जीव और जीव को सुधारने के लिए जिसमें खेती बाड़ी भी है, जिसमें पशुपालन भी है, वो प्रकृति उसी में परिवर्तनशील है। बाकी तो उसके पास जो संसाधन है वो सब अवेलेबल। तो ये जो पशुपालन और खेती बाड़ी ये एक्चुअली प्रकृति के का एक ही व्यवसाय है, जिसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हर एक आदमी का व्यवसाय है, हर एक नागरिक का व्यवसाय है, हर एक विषय का नागरिक का व्यवसाय है, केवल किसान का नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का व्यवसाय है। अब हमारे पास जो पशुपालन है उसमें हमारे देश में कुछ बड़े पशु हैं जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, भेड़, बकरी, और कुछ छोटे पशु हैं। और कुछ ये पशुओं को हम 2-3 कैटेगरी में डालते हैं, एक घरेलू है, एक जंगली है, एक पालतू है। और इनका हमें बहुत लाभ है। अ, इनसे भोजन तो देते ही है, सारी बात इन्होंने बता दी, मैं बताऊंगा नहीं, पर इनके परिवहन भी है, इनसे श्रम भी करवाते हैं हम, जैसे बैल से और गधे से और घोड़े से, खच्चर से। और ये हमारे साथी भी हैं और हमारे मित्र भी हैं। सबसे बड़ा पशुओं का योगदान बता दिया है किरण ने, प्रकृति में तंत्र में संतुलन बनाना है। इनका सभी का रहना बहुत जरूरी है, जैविक विविधता कह लीजिए। पशु इसलिए पशुपालन हर एक आदमी का उद्देश्य। अब थोड़ी सी संरक्षण देखिए। गाय बैल गाय बैल जो प्रकृति ने बनाए हैं, गाय गाय को दूध के लिए बनाया है, स्पेशली हमारी देशी गाय। और उसको खेती के लिए बैल और उसका बनाया है, तो दूध उसका न्यूट्रिशन के लिए, शरीर के लिए है। लेकिन उसका गौमूत्र और उसका गौमय पृथ्वी के लिए है प्राइमरीली। पृथ्वी में वो उसका खाद बना के भेजती है। और यहाँ मैं आपको 2 बात बता दूं कि गाय के गोबर में एनोरोबिक बैक्टीरिया है, जो वो गोबर को अंदर प्रोसेस करके अच्छा घास से ही अच्छा खाना तो दे देती है पशुओं को,
और उसके बाद जो बचा कुचा है वो भी एक बड़ा अच्छा फूड बनाती है, और वो उन बैक्टीरियाओं के लिए ज्यादा फूड है जिनको आप पृथ्वी में है, पृथ्वी में भी बहुत हैवी अमाउंट में वो बैक्टीरिया है, वो हर एक भोजन बनाते हैं, हर एक पेड़ पौधों के लिए, वनस्पति के लिए। तो जो हम इसका घनामृत और जो भी कुछ बनाते हैं वो उसमें मदद करता है। ये प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के होती है गाय के पेट में या बकरी के पेट में, और धरती में वो दूसरे बैक्टीरिया हैं जो एक्चुअली भोजन उसके लिए बनाते हैं। तो ये इसका खाद के लिए बहुत जरूरी है। यूरिन, गाय का यूरिन स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें ऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो वो बहुत जरूरी है हमारी सेहत के लिए। तो उसका मैं अभी नहीं जिक्र करता हूं। तो आय बढ़ाने के लिए हमें उचित प्रबंधन किया है, इसके बारे में सारा बता दिया है। आय बढ़ाने के लिए हमें उसको जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना है, कि जैसे दूध के लिए आप गाय को हमें वापस लाना, पहले हमें खेती में ज्यादा जरूरत थी, बैल की ज्यादा अच्छी जरूरत थी, तो अब उसको उसी तरह जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना है। और उसके बाकी काम के लिए हमें इसका प्रशिक्षण भी चाहिए। और हमारे यहाँ प्राप्त जो इन्होंने भी जिक्र किया है बहुत अच्छा है, कि हमारे पास पारंपरिक जो विधियां थी, जो तरीके थे, उनका भी हमें ध्यान लेना है, मॉडर्न का भी लेना है, क्योंकि अभी हमें समस्या काफी बिगड़ रही है। तो ये सब करने के लिए हमें इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जनरली मैं बताऊं कि अभी समय भी कम होगा, कि इन्होंने सारे बकरी केयर उसके बारे में जिक्र कर दिया, पर मैं शॉर्ट में ही बता देता हूं कि हमारे पास 3-4 धंधे हैं पशुओं से रिलेटेड। पिगरी है, पोल्ट्री है, डेयरी है, सीप एंड गोट है, फिशरी है, और रैबिट वगैरह भी कुछ लोग करते हैं। तो इनमें मैं आपको कितना खर्चा होता है, कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉफिट किसमें कितना है ताकि आप अपना चॉइस कर सकें। पिगरी में 20 से 30% प्रॉफिट होता है नेट, जो आप पैसा लगाते हैं। पोल्ट्री में 15 से 25 होता है। डेयरी में सबसे कम है, ये काफी मेहनत का काम है, इसमें 10 से 20% प्रॉफिट कर सकते हो आप ठीक से करो तो। सीप एंड गोट में भी 10 से 20 है, ये भी नीचे ही आता है। फिशरी में 20 से 30 है, और रैबिट वगैरह में 20 से 30 है। तो हमारा ये डेयरी और सीप एंड गोट का प्रोजेक्ट इस तरह से पूरा ठीक से काम करें तो प्रॉफिट कम है, पर हमारे देश के लिए तो ये दोनों ही सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो हमें इसको करना जरूरी है। आप कुछ गाय पालन पे भी मैं बताऊंगा। अगर एक गाय पालते हैं, जैसे हर घर में गाय होनी चाहिए, तो उसका गोबर यूरिन यूज नहीं होता है, तो उसमें करीब करीब बराबर रहते हैं। लेकिन आप 10 गाय इकट्ठी पालते हैं सामूहिक रूप से, तो करीब करीब 10% प्रॉफिट जरूर हो जाएगा। अगर आप गाय की संख्या 100 या इसी तरह बढ़ाते हैं तो 50% तक भी आपको प्रॉफिट जाता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि आप 1 से 10 गाय पालते हैं तो 10 से 17% आपको प्रॉफिट निकल सकता है। 5 गाय का 15 से 17 होता है, और 10 बड़ी संख्या में 2 सांड भी रखोगे, 10 गाय रखोगे तो 8 से 12% प्रॉफिट होता है। ये टेक्निकल डाटा लिए। अभी 1-2 बात और बताऊं मैं कि इनमें ज्यादातर बात बता दी, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। इनमें जो 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं गाय के यूरिन में, ये पटवर्धन साहब गोट की यूरिन में शायद इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो एक तो FRAD है, DPPH है, ABTS है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का गाय की यूरिन में बड़ा महत्व है। प्राचीन काल में जैसे श्री कृष्ण जी के टाइम में या उससे भी पहले, गाय पालन का या पशु पालन का जो तरीका था आप सब जानते हैं। गाय दूध के लिए थी, और इसका जो है आज उसको हमने कई तरह के और भी ले गए हैं। गोबर उसका इसमें काम होता था, बैल भी काम आते थे। तो गाय का दूध में A2 और ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होता है, एंटीबॉडीज होती हैं, इसलिए ये बाकी जानवरों से बेटर है। अब बकरी का भी इक्वल हो सकता है या बेटर हो सकता है, इसकी ज्यादा काम नहीं हुआ है। और गोमय में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, और ये ऐसी चीजें होती हैं जिससे वो एनारोबिक बैक्टीरिया तो होते ही हैं, जिससे उसका बेटर बनाता है। और यूरिन में एंटीऑक्सीडेंट मैंने बता दिया। इनको कैसे मेंटेन पुराना होता था,
वो सिस्टम मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो शायद अभी ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ है। हमारी गाय के दूध में जो क्वालिटी होती है ये कैसे बनती है। देसी गाय होनी चाहिए, ये तो सही है, उसका खाना केमिकल फ्री होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन वो घूम के हर्ड में जाती है, तो जब हर्ड में मिलके बैठती है, अभी पीछे से हर एक घर में भी गाय रखते थे, तो दिन में एक बार वो चरने जाते, फिर हर्ड में उसको जो माइक्रोबियल कंटेंट है करोड़ों में पर ग्राम, जिसको देवी देवता कहते हैं, वो कंटेंट वहां से मिलता है। अब एक घर में एक गाय बांध दी है तो उसमें वो आते नहीं, जो उसकी सफेद सफेद झाग होती है उसमें वो सारे माइक्रोबियल कंटेंट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड में वो एक दूसरे से मिलकर सबको अच्छे बढ़ते थे। अब उनकी कमी से गोबर की क्वालिटी में भी फर्क है, बाकी यूरिन और उसकी क्वालिटी में, दूध की क्वालिटी में भी फर्क। तो इस तरह ये सिस्टम में कहीं ऐड करना चाहिए हमें, इसलिए मैं तो जोर लगा रहा हूं, जो किरण जी बोल रहे हैं कि हमें सामूहिक गोवर्धन कोऑपरेटिव मेथड से हर गांव में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे ये सामूहिक बकरी पालन करते हैं। तो ये तो कुछ ऐसे बातें थी, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, बाद में बचेगा तो मैं फिर डिस्कस कर लूंगा। और अभी अब मैं क्वेश्चन के लिए इनवाइट करता हूं। किरण जी उसका आंसर देंगे। कोई भी आदमी अपना हाथ उठा के और अपना क्वेश्चन पूछे। अभिषेक जी अब आगे आप में वो करो। जी, धन्यवाद। आ, मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा आदरणीय भाई कमलानंद जी को कि वो आए और अपने विचारों को रखें, और अन्य साथी भी अपना हैंड रेज करें और बारी बारी से सभी के प्रश्न ले लिए जाएंगे। प्रश्न विषय पे ही रहें, बस इतना ही आग्रह है। भाई कमलानंद जी। अन्य साथी अपना हैंड रेज करें। भाई कमलानंद जी। प्रोफेसर योगेंद्र यादव हाँ जी। जी, हाँ हाँ जी, जी, भाई हाँ कमलानंद जी। 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 एक तो भाई 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 किरण जी का बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे ख्याल से भाई साहब पहली बार आए हैं अपने प्रोग्राम में, किरण जी का, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जरा ज्यादा, क्योंकि आपने जितना विश्लेषण दिया, बाद में अपने भाई साहब का, ब्रिगेडियर साहब का, ये मिलकर अगर अपन है, क्योंकि पशुधन का जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बकरी भी है और मुर्गा भी है और भैंस भी है वगैरह वगैरह वगैरह। तो हालांकि हमारा ज्यादा ध्यान देशी गाय पर है, लोकल पर, क्योंकि वो 50 देशों में, मुझे पता नहीं किरण साहब अगर कुछ मार्गदर्शन दे सके, ये 50 कंट्रीज में हम वाली गाय है। और कई तो मैंने देखा है, मैंने साउथ अफ्रीका में देखा, जर्मनी में देखा, अपने देशी गाय है हम वाली। तो एक बहुत बड़ा एरिया है जो अभी अछूता है, क्योंकि सरकार तो जैसी है वैसी है। तो मेरा अनुरोध ये था, 2-3 पॉइंट। पहला, अपने 7,000 ब्लॉक है, अगर प्रति ब्लॉक अपन 10-10 करोड़ का भी अपने पशुधन क्षेत्र में, इसमें घास भी है, इसमें पंचगव्य भी है, ब्रीडिंग भी है, मिक्स प्लांटेशन भी है, ऐसा लेकर तो अपन एक 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान, असरकारी असरकारी, और मैं अत्यंत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ये सरकारी विभागों से और सरकारी नियोजन से देश का परावलंबन ही होगा। स्वाभिमान स्वावलंबन जो बचा है वो भी मरेगा। तो इसलिए किरण भाई के साथ, पटवर्धन जी के साथ मिलकर, अपने जो जो एक्सपर्ट है इसमें रुचि रखते हैं, मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ, हालांकि मैं तो आए रहा हूँ, लेकिन हम पंचगव्य विद्यापीठ में जो देगा को लेकर हमने जो काम किया है, तो इसको कैसे अपन, विशेषकर उन एरिया में बॉर्डर वाले हैं, उत्तराखंड में पड़े हुए गांव है, अभी हमारा जो 4-5-7 में प्रोग्राम हो रहा है में, अगर आप धन में वायबल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज ए पार्ट ऑफ SDG, एज ए पार्ट ऑफ लोकलाइजेशन, एज ए पार्ट ऑफ अपना लोकल स्ट्रेंथनिंग, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा काम होगा। मैं अपना पॉइंट फिर से क्लियर कर दूं, क्या हम ये जो प्रेजेंटेशन हो
इसको इन्वेस्टमेंट और पर्यावरण और एम्प्लॉयमेंट के एंगल से जोड़ सकते हैं। एक दूसरा, क्या इसमें किरण साहब का जो काम है, अनुभव है, इतना लंबा अनुभव है, इतना बताया, तो अपन उसको लेकर एक मिशन डायरेक्टर के रूप में अपने जो ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं अपने अभिषेक भाई, उसके अंदर में मिशन डायरेक्टर बनाकर जिसमें वॉलंटियर जुड़े और सफलता के मापदंड 3 हो गए। इन्वेस्टमेंट कितना, वाइबल इन्वेस्टमेंट, बैंकेबल इन्वेस्टमेंट। एक जैन जी है दिल्ली में, उनका मुझे ऑफर आया, रमेश पंड्या जी ने मिलाया कि अगर 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो वो 37% ब्याज देंगे। और उन्होंने अपना प्लान वैन सारा प्रस्तुत किया है कि कैसे वो, एक तो उन्होंने मुर्रा गायों को लिया है और दूसरा लिया है देशी गाय, और उनका ये गारंटी है वगैरह 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 है। कोई राजस्थान के सिंह साहब है, मैं चाहूँगा आपको मिलवाऊंगा उनका, रमेश पंड्या, वो उसको लाते हैं जैन साहब को। तो एक बहुत बड़ा, और फिर उसको पेड़ पानी गाय गोबर वगैरह से जोड़ देते हैं, नर्सरी से, घास से, यूकेलिप्टस से, अपना ये सहजन से, न्यूट्रिशन से, नीम से। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एरिया भारत से विश्व गुरु के लिए मार्केट करने के लिए खाली पड़ा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और किरण जी को और भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम, अपना ब्रिगेडियर साहब को। और हम चाहेंगे कि इसमें मिलकर एक काम की गति बढ़ा दी जाए जो शुभ लाभ और स्वार्थ और उससे जुड़ेगी रोजगार के साथ। तो बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। किरण जी। कमलानंद जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने जो विचार रखे उसमें मैं एक बात जोड़ता हूँ कि अगर हमें ये गोट का प्रोजेक्ट करना है तो एक प्रोजेक्ट के लिए हमें 20 करोड़ की लागत चाहिए। 20 करोड़ में से आधा, मतलब 10 करोड़ हम बैंक से उपलब्ध करा सकते हैं गोट रेयर्स को कर्जे के स्वरूप में। 6 करोड़ हमें चाहिए, वो सीएसआर से लगेंगे 5 साल के लिए, एकदम से नहीं चाहिए, लेकिन ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो जरूरी है उसके लिए हमें 6 करोड़ चाहिए, और 4 करोड़ रुपया प्रोसेसिंग के लिए चाहिए। मतलब त्रिस्तरीय जो बात मैं कर रहा हूँ उसमें से बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए 6 करोड़, 4 करोड़ प्रोसेसिंग के लिए, ये दो इंपॉर्टेंट है, और मार्केटिंग उसी में आगे बढ़ जाएगा। और 10 करोड़ जो है, जो पशु लगेंगे हमें, तो पशु का जो लाइफ स्टॉक को जिसको हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको अगर हम काउंट करें तो 20 करोड़ का बाइफर्केशन मैंने आपको बता दिया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पुश है कि 4 लाख से 5 लाख रुपया तक बगैर कोलैटरल, बगैर गारंटी या कोई ये रखने के बावजूद आपको पैसा बैंक देती है एग्रीकल्चर को। और स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अब इसको एग्रीकल्चर करके मान्यता दी है, तो एग्रीकल्चर के जो फैसिलिटी है वो मिलना शुरू हो गया है। तो क्या हम ऐसा कोई प्लान, अभी जो मेरा चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं ये बात कर रहा हूँ, तो इसी में अगर आप कुछ इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं 1 साल भर के लिए, तो इसमें से आपको पता चलेगा कि इसको हम रिप्लिका स्वरूप में कैसे कर सकते हैं। ये ऐसे के ऐसे रिप्लिका नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश में हम कंडक्ट प्राय देश है, लेकिन फिर भी एकजुट है एक संस्कृति से। तो संस्कृति का एक आधार लेके हर एक भाग में अलग अलग जातियां, चाली रीतियां, इस सबको पकड़ के हम अगर चले तो ये संभव है। और वोट ये आसान हमारे लिए है, क्योंकि इसको डिस्प्यूट नहीं है वोट में कोई भी। गाय के लिए डिस्प्यूट है, लेकिन वोट के लिए कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो ये आसान हो जाएगा, महिलाओं भी सहज स्वरूप से हमारे साथ जुड़ सकती है, और एकदम पॉपुलर ये प्रोजेक्ट हो सकता है। जी। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी, आपने हैंड रेज किया था, और जी, आ, अभी कुछ साथियों ने और हैंड रेज किए हुए हैं। योगेंद्र यादव जी। जी जी जी। हम्म। अभिषेक जी, मेरे दो विषय थे। एक तो विषय ये था कि सारे ही स्टेटों के अंदर जो है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हर एक स्टेट के अंदर है, और अभी मोरलेस हर एक स्टेट के अंदर जो है वेटनरी साइंस और एनिमल साइंस यूनिवर्सिटीज भी
कई सालों से जो है वो हर एक स्टेट में अलग से डेवलप कर ली गई है। और इसके अलावा भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूशंस हैं, और खास तौर पे गोट के अंदर जो है सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी हिसार में ही है। हिसार में काफी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे गोट पे ही काम होता है सारा जितना मथुरा भी। में गोट का बड़ा मथुरा में है। नहीं, हिसार में भी सेंटर है ना, हमने तो जितना ज्ञान है डॉक्टर साहब उतना बता रहे हैं। का है बाकी सर, आप बाकी सेंट्रल आप लेवल का ऐड कर मथुरा में है। आप ऐड कर देना बाकी। जो मेरा ठीक है। विषय ये है कि जितना ये इसके ऊपर रिसर्च और प्रोसेसिंग की बात हो रही है, क्या इन विश्वविद्यालयों में इन चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है, और नहीं बढ़ाया जा रहा तो उसके लिए क्या कोशिश की जा रही है। दूसरा, बकरी के बारे में, गोट के बारे में जो खास तौर पे कहा, गोट मिल्क की महत्ता तब थी जब वो खुली में चरती थी, क्योंकि गोट ही एक ऐसा था जिसमें सब तरह के जो है ना मेडिसिनल प्लांट्स को भी बकरी खा लेती है। और जितना खुले में चरती थी, जितने डिफरेंट टाइप की जो है वेजिटेशन खाती थी, तो उसी का कारण था कि दूध की क्वालिटी वो बनती थी। अगर गोट को घर में लाके और उसको वैसा ही खाना खिलाएंगे तो उसके करेक्टर भी उसी तरह के बन जाएंगे, जैसा मेरा मानना है। क्योंकि कुत्तों को भी जो घर में रख रहे हैं ना, वो आदमी की तरह से पोटी करते हैं। वो जो वैसे कुत्ते हैं उनकी तरह से नहीं रहते, वो आदमी की तरह ही बन जाते हैं। तो मेरा ये विषय था, इस पे कुछ किरण जी अगर अपना विचार रखना चाहें तो। जी। जी, आपका सही सवाल है योगेंद्र जी। आईसीआर सीआईआरजी इंस्टीट्यूट जो है मथुरा में, तो उनकी अपनी मर्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में उनको कहा था कि आप कमर्शलाइजेशन ऑफ मिल्किंग गोट पे काम करना शुरू करिए, और हमें ये बताइए कि हाउ टू फिजिबल मिल्किंग गोट टू द नॉर्मल पीपल, कम छोटे लोगों के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है। आज 2025 है, आज तक उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स पे वो बात नहीं करते। वो क्या कहते हैं कि हमारी बात है वो सारी टेक्निकल और टेक्नोलॉजी की बेस्ड है, लेकिन उनकी अपनी मर्यादा है। मर्यादा ये है कि उनको जो दिया हुआ मैंडेट है, मैंडेट के हिसाब से अगर बात करें तो इसके लिए लगने वाला स्टाफ कम है, उसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं है, ऐसी सारी चीजें हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो, मेरे इंस्टीट्यूट के साथ उनका एमओयू है, इसमें राज परोड़ा सर मेरे यहाँ आके गए हैं। राज परोड़ा सर से मेरी बात होती भी है, और वहाँ के जो डायरेक्टर है चाटली सर, डॉक्टर चाटली इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की अपनी मर्यादाएं होती है, वैसे उनकी मर्यादाएं है। और जैसे आपने कहा कि बहुत सारे वेटनरी साइंस और वेटनरी कॉलेज हमारे देश में है, लेकिन सर बात यह है कि सबसे अगर निग्लेक्टेड कोई एरिया है तो वो वेटनरी है। आप एक जनरल अभ्यास करिए, आपको समझ में आएगा कि नॉर्मली 100 लोग हैं, 100 बच्चे बैठे हैं नीट के लिए, और कह रहे हैं कि हमें डॉक्टर बनना है। तो प्रेफरेंशियल क्या रहता है उनका? तो उनका प्रेफरेंस रहता है एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, डेंटिस्ट, या कुछ नहीं मिला तो फिर वो वेटनरियन की तरफ जाता है। और वेटनरियन इसलिए होते हैं कि वो फिर सर्विसेज में चले जाए, या कोई और नौकरी धंधा या इसी टाइप का काम। हाँ, तो इस टाइप का काम ढूंढ लेते हैं। डेडिकेटेड वेटनरियन बहुत कम है, और इसीलिए कम है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट वेटनरियन को जितना दर्जा देना चाहिए, जितना मान सम्मान देना चाहिए, वो नहीं दिया जाता। उसको निग्लेक्ट के स्वरूप में देखा जाता है। ये सारी ऐसी भी सारी प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से ये विषय को अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। देखो, सैनन गोट जो था, आज वो 6 लीटर दूध देती है, कनाडा में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, बहुत सारे हमारे देश में भी सैनन आपको मिलेंगे। परफॉर्मेंस वो नहीं है हमारे देश में,
लेकिन 6 लीटर दूध आज सैनन देती है, वो कब से है? 60 साल उसके ऊपर जेनेटिकली डेवलपमेंट का काम हुआ। कनाडा में गए, अमेरिका में गए, सब जगह पे उसके ऊपर काम हुआ और फिर उसके बाद वो 6 लीटर तक पहुंची। तो ये सारी चैलेंजेस है। दूसरा, कम्युनिटी बेस्ड हमारा सारा विषय पशुपालन का है, तो उसकी मर्यादाएं है। पहले हमारे पशुपालकों को कन्विंस करना पड़ता है कि भैया ये इसको करो। तो जैसे हम कहते हैं ना कि अंडा पहले या मुर्गी पहले, तो उस टाइप का है, किसी को तो करना पड़ेगा, हम कर रहे हैं। जी, राजीव पटवर्धन जी। जो जो क्वालिटी ऑफ मिल्क का मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि बकरी के दूध की क्वालिटी का जो मेन कारण था कि वो खुले में चरती थी और सभी तरह की जड़ी बूटियों को बकरी सबसे ज्यादा उनको खाती थी, इसलिए इसके दूध की मेडिसिनल वैल्यू थी। अभी आप कर रहे हैं, हमने तो जो है ना शुरू का सारा जीवन बकरी में ही बिताया है, क्योंकि हमारे तो हर घर में बकरियां होती थी, उनको खुले में चराने ले जाते थे और जगह होती थी। अब कहीं जगह ही नहीं है और घर में जो दाना और वही खिलाएंगे तो उनके दूध की क्वालिटी नहीं आ रही। मेरा कुछ ऐसा मानना था, इस पे आपका क्या विचार है? और एक सवाल मेरा और पैदा कर दिया आपने कि अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर रहे हैं, तो एक तो ये है कि उनको सुधारने की जरूरत है, उनको सुझाव दिए जाए, सरकार को सुझाव दिए जाए। और दूसरा, ये जो आप तरीका कर रहे हैं, कहीं ये प्राइवेटाइजेशन तो नहीं है? क्योंकि सरकारी संस्थान इसलिए थे कि वो सारी समाज के लिए होते हैं, और ये प्राइवेट संस्थाएं बन जाएंगी तो कहीं धीरे धीरे ये उसी दिशा में तो नहीं चला जाएगा कि जिस पे बकरियों पे किसी एक कंपनी का अधिकार हो जाएगा, गाय पे किसी दूसरी कंपनी का अधिकार हो जाएगा, तो जनता फिर वही उसी खतरे में चली जाएगी, जैसे अडानी अंबानी से आज खतरा है सारे देश को। जी। नहीं, सही है आपका कहना, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जा सकता। ये इसीलिए नहीं जा सकता क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड है, इसमें स्टेक होल्डर ज्यादा है। और स्टेक होल्डर मैंने उसपे आधा पैसा पशुओं का लगता है। मतलब आप अगर कॉस्टिंग की बात करेंगे तो इसमें मैंने जैसे बताया कि 20 करोड़ रुपए लगेंगे, तो 20 में से 10 करोड़ रुपए पशुधन ही है, तो उसकी कॉस्ट है। तो ये इतना आसान नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन उसका कोई करे। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैंने पहले शुरुआत में भी कहा था कि मैं पॉलिसी को तरफ लेके जा रहा हूँ, गवर्नमेंट को मैं दिखा रहा हूँ। गवर्नमेंट के पास साथ मेरे साथ गवर्नमेंट भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही कुछ कर रहा हूँ। मैंने ये मेरी कोशिश ये है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी इससे बनाए, और बगैर गवर्नमेंट का ये प्राइवेटाइजेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर वो नहीं है। हमारा पूरा जो हमारा अपना स्ट्रक्चर है, खेती, खेती से जुड़ा पशुधन। देखो, आप अगर बाहर जाएंगे यूरोपियन कंट्रीज या अदर देश में, तो पशुपालन फार्मिंग टाइप का है। उनके पास फार्म हाउसेस है जिसमें हजारों गोट्स रहेंगे या ऐसा ऐसा टाइप का, और वो बिजनेस प्लान है। हमारे देश में वैसा नहीं चलेगा। हमारे देश में हमारे लोग पशुपालन करते हैं, उनके पास अच्छा ज्ञान भी है, सिर्फ उसको अपग्रेड करना है। जैसे हमने पहले बताया था कि इसको अपने भगवान हनुमान को बताना पड़ा कि भैया तेरे में ये शक्ति है। वैसे हमारे समाज को ये बताना पड़ेगा कि भाई तेरे पास शक्ति है, ये तुमको करना। लेकिन ये क्या करना है, उसका आपको उसको कन्विंसिंग आंसर देना पड़ेगा। मतलब किसी चीज का आपको उसको बताना पड़ेगा कि भैया इससे तेरा फायदा है, और उसको कन्विंस करना पड़ेगा, तभी वो हनुमान जैसा जाग सकता है। और मेरा अनुभव ये है कि अच्छा सपोर्ट वो लोग देते हैं। और दूसरी बात, गोट मिल्क के बारे में आप कहेंगे तो स्टॉल फीडिंग इज नॉट अलाउड एट ऑल। घर में बैठ के बकरी नहीं होगी, बकरी को घूमना है, बकरी को अलग अलग टाइप का खाना खाना है उसके लिए। लेकिन वो कितनी घूमे, उसका एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम होना चाहिए, 5 घंटा 6 घंटा, कितना किलोमीटर घूमे वो भी रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, और तभी ये सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट को मांग रहा हूँ कि मुझे ग्रेजिंग लैंड दीजिए, और ऐसे ग्रेजिंग लैंड मांग रहा हूँ कि जहाँ अदर जानवर नहीं जा सकते, मतलब अदर एनिमल्स नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो गोट जो है, ये बकरी जो है, वो ग्रेजर है, ब्राउजर है। ऊपर से, मतलब ग्रेजर नहीं, सॉरी, ब्राउजर है, वो ऊपर 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 जाके खाती है, और वो जो कांटे भरे हुए पेड़ है उसी में वो ज्यादा पसंद है। तो ये सारी चीजें हैं डेवलपमेंट के लिए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन इतना आसान नहीं है।
प्राइवेटाइजेशन सपोर्ट की जरूरत है। देखो, कमर्शियल जब तक नहीं हो गया तब तक आप किसी भी केस में सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन कमर्शियल होना है या प्रोफेशनल होना है, ये बहुत तीन बाउंड्री है कि आप प्रोफेशनल होना है या कमर्शियल, मतलब आपको टाटा होना है या ये होना है, रिलायंस होना है, आपको तय करना पड़ेगा। जी, जी राजीव चलिए, पटवर्धन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा एरिया जो है ना, दक्षिण हरियाणा का योगेंद्र पड़ता है, जी, उसमें काफी व्यक्तिगत तौर पे बेनिफिट बात रहेगा करिए, हमारे को आपका। समय समय मूल्यवान है। हाँ, नंबर नंबर दे हाँ, दीजिए इनका, किरण जी, जी। जी जी राजीव जी। पटवर्धन जी। सभी साथियों को नमस्कार। विशेष तौर से कमल टावरी जी, आज बहुत दिन के बाद मैंने उनको सुना। नालंगे साहब और राजा राम जी और किरण पटवर्धन जी। किरण जी, मैं सुनने तो आया था, आपके जो विषय था उसमें गौ पालन था, लेकिन बकरी पे आपने चर्चा की तो हाँ, आदरणीय, गौपालन नहीं था, पशुपालन था विषय, आप आप देखिएगा, पशुपालन था। ठीक है, लेकिन पशुपालन का ज्यादा मतलब हम लोग के समाज में गौ पालन ही रहता है। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, वो इंस्टीट्यूट बेहतर काम कर रहे हैं। और मैं फरह गया हूं, वो मथुरा में नहीं, वो फरह में है, वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ गोटरी साइंस। और हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट। आपको और दो सूचनाएं मैं दे रहा हूं किरण पटवर्धन। हिंदुस्तान वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बकरी हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बकरी बिहार में है, जिसको ब्लैक बंगाल कहते हैं। एक बार बकरी पालन का प्रोजेक्ट मैंने शुरू कराया और मैं उसमें बुरी तरह फेल किया, इसलिए कि किताबें पढ़ के मैं चला था। तो प्रोफेसर से जब आप ज्ञान लेंगे तो बड़ी अकादमिक बातें करता है कोई भी प्रोफेसर, प्रैक्टिकल नॉलेज उसको समाज का नहीं है। बकरी और गाय कभी भी बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे, हाँ, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप बड़ी कर देंगे, वो कोई प्राइवेट कंपनी उसकी मास्टर हो सकती है प्रोसेसिंग, लेकिन प्रोडक्शन का जो बेसिक प्रोडक्शन का जो कनेक्शन है वो मास कनेक्शन से है। वो कभी भी प्राइवेटाइज, उस फील्ड में कोई प्राइवेट प्लेयर आता ही नहीं है, बड़ी कंपनियां, कि हम, क्योंकि ये बहुत कच्चा रोजगार है। हमारे यहाँ एक बीमारी होती है टुन की, वो आएगी तो गांव के बकरियां मर जाती हैं। लेकिन हमको फरह जाके, मथुरा जाके जो ज्ञान मिला कि सबसे अच्छी बकरी का मुख्य रूप से जो अ, आर्थिक कमाई का साधन है वो है उसका मांस और उसका चमड़ा और दूध। तो दूध में मथुरा की बकरियां तो दूध ज्यादा देती हैं, लेकिन ब्लैक बंगाल जो, क्योंकि जब बकरी का सर्वे हुआ था तो उसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक था। एक एक उसकी नस्ल गंजाम की है और एक नस्ल ब्लैक बंगाल की है कहा जाता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा बिहार में है। सबसे ज्यादा बकरी का पॉपुलेशन बिहार में है। हमारी तो गांव गांव में बकरी रहती। समस्या एक बड़ी है जिसके लिए मैं वहां गया था, कि बकरी कोई भी चीज चर जाएगी, और जिस चीज को बकरी एक बार चरेगी वो फिर दोबारे हरियाती नहीं है, वो फसल साफ हो जाएगी। अगर वो सब्जी का कोई पौधा चढ़ जाए तो गाय चढ़ जाएगी, फिर वो हो जाएगा, लेकिन बकरी चरेगी तो लतर फिर जन्मने वाला। तो हम लोग गांव में, चूंकि किसान थे, बकरी से परेशान रहते थे, और बकरी मुख्य रूप से गरीब लोगों का, गरीब की गाय है वो। इसीलिए गांधी जी ने उसको अपना, मथुरा में आप गए हैं, आप देखे हैं, कोई भी जाएगा तो सबसे ज्यादा बकरी और गांधी के संबंध वहां दिखाई पड़ेंगे। उस पर कविताएं हैं, किताब है। मैं वहां रहा था, मैं सोचता था कि गांधी कितने एकदम मास, एकदम जो डाउन ट्रोडन पब्लिक का जो कनेक्टिविटी थी वो गांधी ने पकड़ा था, इसीलिए गांधी बकरी रखी। लेकिन बकरी की जो फसल चल जाती है, वहां उन साइंटिस्टों ने मुझे बताया कि बकरी का गौमूत्र अगर छिड़क दो
तो फिर बकरी उसको नहीं चरती। बहुत प्रॉफिटेबल धंधा है। छोटे पैमाने पर आप उसको बेहतर ढंग से कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम चाहेंगे कि आपके गोटरी फार्म को आके देखें। लेकिन एक बात जो है वो यही है, जो प्रोफेसर जोगिंदर यादव ने कहा कि बकरी को चरने की जगह चाहिए। तो गांव में धीरे धीरे बकरियां इसीलिए कम हो गई कि वो किसी के खेत में चली जाएंगी, वो गाली देगा, लड़ाई हो जाता है बकरी के लिए। नहीं 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 आओ। तो ऐसे कंडीशन में अगर, और बकरी के दूध पे जो वहाँ काम हुआ है, बकरी का दूध का आइसक्रीम और बकरी का दूध की जो क्वालिटी, उसका जो पाउडर वर्क है, वो सब प्रोसेसिंग में भी उन लोगों ने काफी काम किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, स्टेट में जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कहीं पूरे हिंदुस्तान में, जैसे वो गरीब का संसाधन है, उसको उपेक्षित करो। और सरकार, किसी भी सरकार की कोई पॉलिसी नहीं रही है कि गरीब का जो संसाधन है उसको बहुत ऊंचे दर्जे पर हम रखें, उस पर काम करें। आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं, शोध करना और बड़ा काम करना चाहते हैं, इसके लिए आपको बधाई। मैं तो गाय पे काम करने वाला हूँ और गाय रखता हूँ, गाय पे किसान हूँ। तो हमारे लिए अभी बकरी पर तो संभव नहीं है, लेकिन बकरी के मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कोऑपरेटिव का मॉडल बात हो रही थी, वो हम लोगों ने करीब 50 समूह बनाए थे और राजस्थान से सिरोही बकरी मैं लाया था, क्योंकि उस बड़ी बड़ी बकरियां होती थी, लेकिन क्लाइमेट एक लगता था मुझे। लेकिन स्थानीय, जो आपने अभी बहुत मार्केबल बात कही, क्लाइमेटिक जोन का जो मामला है, वो इस इलाके की बकरी दूसरे इलाके में सरवाइव नहीं करेगी। तो ये बात बहुत परफेक्ट है। हर बकरी पालने वाले को अपने इलाके की बकरियों पर ही कंसंट्रेशन करना चाहिए। उसमें हाइब्रिड जहाँ करने का चक्कर लगेगा, अपनी ही नस्ल को हम उन्नत कैसे करें, ये बात हो सकती है। हम लोगों को तो अभी वो तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है कि एम्ब्रो और बाकी चीजें कर सकें। राजा राम जी बड़े इंस्टीट्यूट में रहे हैं, सेना में रहे हैं, आप लैब से कनेक्टिविटी में रहे हैं, तो आप तकनीकी रूप से ज्यादा समझते हैं। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि बकरी गरीब के जीवन में, जो लैंडलेस पीपल्स है, एकदम गरीब है, लेबर है, उसके लिए वो बहुत बड़ा संसाधन है। उसके लिए कोई उसको जमीन नहीं चाहिए। हम तो देखते हैं अपने गांव इलाके में कि खटिया के नीचे 4 बकरियां धन्यवाद बंधी हैं। राजीव जी। आप व्यक्तिगत तौर पर किरण जी से बात कर लीजिएगा। 17 से वो पिछले 10 सालों से बकरी पालन कर रहे हैं और काफ़ी उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। थोड़ा सा आप उनसे व्यक्तिगत तौर पे बात करिएगा। नंबर चैट बॉक्स में है, क्योंकि अन्य साथियों ने हैंड रेस किए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि समय से पहले हम थैंक कार्यक्रम खत्म कर दें। नंबर आप ले लीजिए। धन्यवाद। ठीक। डॉक्टर सुभाष जी, आपने नालंगे जी। बात जो कही है सब सही कही है। जी, धन्यवाद। डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। नमस्कार। मैं तो आज किरण जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पशुपालन के लिए जो कार्य बताया है, ये समाज के लिए बहुत फायदा होने वाला है और मैं उनके साथ काम करता हूँ। मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि आपके वर्ड में आप समझाओ सभी को। आज जो मालपुर में काम चल रहा है वो दुनिया से हटके काम चल रहा है। कल दुनिया देखेंगी कि मालपुर का जो पैटर्न है ये दुनिया के लिए पैटर्न बन जाएगा। ये विद्यापीठ गवर्नमेंट की बातें छोड़ो, ये तनख्वाह के लिए काम करते हैं, लेकिन किरण जी जैसे आदमी 24 आवर्स, और मुझे लगता है 2017 से वो बकरी के ऊपर जो डिटेल्स में काम करते हैं, उन्होंने गाय के ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे पशुपालन का जो ज्ञान मिला है वो किरण जी से ही मिला है। मैं एग्रीकल्चर करता हूँ, लेकिन मैं अभी 1 साल से किरण जी के साथ हूँ
और उन्होंने जो गाय पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, जो सभी पालन जो है, इसकी चर्चा और इसका जो स्टडी किया है और इसका चरने का जो खेत दिया है, उसका गोटे का जो नियोजन किया है, बकरी चर कर आएगी तो थक जाती बकरी, उसके लिए भी रेस्ट के लिए जगह चाहिए। और उनका जो मॉडल है मालपुर का, वो कोई एक जगह समूह नहीं है जेल जैसा, ये अलग अलग किसान के पास बकरी है, अलग अलग उनके जो समूह है वो अलग अलग है, और किसान उसके ऊपर ध्यान देता है, बकरी पालन वाला, भेड़ पालन वाला उसके ऊपर ध्यान देता है। और किरण जी की जो टीम है आज, तो ये टीम सचमुच मिलिट्री जैसा काम कर रही है, मैं बहुत बार देख चुका हूँ। और जिनको कुछ लॉस हुआ है, जिनको कुछ फायदा नहीं हुआ, जिनको कुछ समझा नहीं और जिनको कोई जानकारी नहीं मिलती, तो उन्होंने किरण जी के साथ संपर्क करने और 1 महीना वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए और ट्रेनिंग लेना चाहिए और फिर इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। ये मेरा आज सुझाव है। मैं फिर एक बार किरण जी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और मेरे साथ आज सत्य प्रकाश भारत जी है, वो सुबह से मेरे साथ है, वो भी थोड़ा बोलना चाहते, उनका मोबाइल थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मेरे फोन से ही वो सत्य बोल प्रकाश रहे। जी का स्वागत है। सत्य प्रकाश जी का स्वागत है। एक मिनट सुभाष जी, इसमें इस बारे में आपका बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि आपने सिर्फ बोला नहीं, करके भी दिखाया है। आर्थिक रूप से आपका सहभाग भी इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा है। इसकी ज्यादा जरूरत इसमें है, और आपने वो जो बेड़ा उठाया है उसका मुझे सबके सामने धन्यवाद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग बोलते बहुत है, लेकिन आपने करके दिखाया। खुद के जेब से पैसा डाला है, लोगों से पैसा आपके दम पे इस प्रोजेक्ट में आपने लाया है। इसके लिए भी सार्वजनिक स्वरूप से आपको मुझे धन्यवाद देना जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सत्य प्रकाश। नमस्कार सभी को। कमाल की बात यह है कि नए नए हीरे खोज खोज के इस प्लेटफार्म पे आ रहे हैं, है ना, जिसके ऊपर मैंने कहा था कभी, ये भी है भारत। इसके ऊपर एक किताब लिखी जानी चाहिए, इसके ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए, जिससे कि लोग जान सके कि जो ये मीडिया में दिखाया जाता है या पेपरों में आते हैं वे ही लोग नहीं, बल्कि देश के कोने कोने में कैसे कैसे लोगों ने पुरुषार्थ किए। मैं किरण जी को, मेरा परिचय तो नहीं है, पर सुभाष जी मुझे बता रहे थे आपके बारे में। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगा। जिस तरह के आप जमीन पे जुड़ के काम कर रहे, और गाय नहीं बल्कि दूसरे पशु भी महत्वपूर्ण है। सभी की अपनी भूमिका है, उसको समझ के हम समग्रता में सोच पाएंगे तो ये प्रकृति की रक्षा कर पाएंगे, प्रकृति का संवर्धन, संरक्षण और सदुपयोग कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कभी मिलेंगे किरण जी से जरूर। आज मैं पूरे दिन सुभाष जी के साथ रहा। सुभाष जी के कई मॉडल मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखे, है ना। गहरी समझ है आपके पास बागवानी के, खास तौर से, और ये भी देखी, तो मुझे वो देख के बड़ा अच्छा लगा, कैसे कहाँ कहाँ से देश भर में। आपका आभार। आवाज कम आ रही क्या? नहीं, आवाज आ रही है। मैं आपको आभार और इनवाइट कर रहा हूँ, आप जरूर आइए। नलंगे सर तो मेरे लेके ही आते हैं सबको, अब तक 100 लोगों को लेके आए हैं अब तक। आप भी जरूर जी आइए। जरूर। और मैं पर एक सूचना और देना चाह रहा हूँ कि सुभाष जी का काम देखा मैंने आज, और कई जगह गए, और उनका जिस तरह का काम करने का ढंग है वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं रीच हुआ कि हमारे साथ साथी खाली बात नहीं करते, पर प्रैक्टिकल भी कुछ जमीन पे भी कुछ करती है। सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हुई। मेरे साथ एक मेरे मित्र और थे, मनीष जी, जो पूरे इस कार्यक्रम में मेरे साथ है, और उन्होंने भी सुभाष जी का काम देखा, और बड़ा अच्छा संवाद चल रहा हमारे बीच में पूरे दिन। और भी एक बम्बई की बिटिया आई थी, दिव्या, और उसके अंकल भी आए थे।
वो भी साथ में थे। और भी मित्र, एक मेरे मित्र चंद्रकांत रागिट जो हिंदी यूनिवर्सिटी के वीसी रहे, वो भी आज पूरे दिन साथ थे। तो ऐसे ही 7-8 मित्रों की हमारी टीम आज पूरे दिन चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई और साथ रही और देखा सब कुछ। और उनका जैविक फार्म और जैविक का ऊपर सोच है, बात देखी, स्पष्ट है ना। वो मिशन है उनका, कोई कमीशन के लिए काम नहीं करते हैं, मिशन है। ये देख के मुझे अच्छा लगा। दूसरी मैं एक सूचना और सब मित्रों को देना चाहता हूँ। जो ग्राम सभा के ऊपर मीटिंग होनी थी वर्धा में, वो वर्धा ना करके, क्योंकि ज़्यादातर लोग हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश उधर के ही हैं, तो वो मीटिंग करनाल में तय हो चुकी। आज रणवीर शर्मा जी ने जाके पूरे कमरे वगैरह बुक कर दिए ना, और 50 लोगों की वहाँ पर रहने की व्यवस्था कर दी। तो 23, 24, 25, और उसमें मेरे सुझाव ये है कि 23 तारीख को हम ये जो अलग अलग हमारे 11 विषय है, इसके सब संयोजक वो आए, और बाकी जो भी 2-4-5 अभिषेक भाई या संजय भाई जो सोचते हो कि इनको बुलाना चाहिए, वो लोग आए। तो 23 तारीख को उनकी एक मीटिंग होनी चाहिए कि ये जो प्रोग्राम है जन अभियान का, ये कैसे हम मिल के आगे बढ़ाए और क्या क्या भूमिका होगी। और 23 की शाम से फिर ग्राम स्वराज, ग्राम सभा कैसे मजबूत हो, इसमें जो भी साथी मजबूती के साथ अपनी बात रख सकता है, वो अपना नाम दे, है ना। और समय पूरा खुल के ले और खुल के संवाद हो, जिससे कि ये पूरा मूवमेंट बने। और जिसकी इस विषय को समझने की क्षमता है, वो भी अपना नाम दे, है ना। तो उसमें 50 के करीब लोग चुने जाएंगे देश भर से, जो विषय को रख सकते हैं और जिनके विषय में रुचि है। 23, 24, 25 सितंबर करनाल, हरियाणा में ये डेट तय हुई है। रणवीर सिंह जी ने आज बुकिंग कर दी सारी। तो मेरी सभी साथियों से विनती है कि इसमें एक एक विषय को, जो कि 11 विषय के ऊपर मीटिंग होगी, एक एक विषय को गंभीरता से ले, और जो जिसमें योग्यता, पात्रता, क्षमता रखता है, जिसमें जिस विषय की रुचि है, वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और इनको सफल बनाए। ये हम सबकी जिम्मेवारी है, किसी एक व्यक्ति की, रणवीर शर्मा की, अभिषेक की, संजय की या कमल टावरी जी की जिम्मेवारी नहीं है, सबकी जिम्मेवारी है। तो उसमें अपनी अपनी भूमिका निभाए। बस इसी सब बात के साथ मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को जिस गंभीरता के साथ चलाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये 1.5 साल के बाद एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा राष्ट्र और पूरी मानव जाति के लिए, पूरी प्रकृति के लिए। आप सबने समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद सत्यप्रकाश जी। अभिषेक जी, मेरा एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्शन है डॉक्टर नालंगे के लिए। बार बार ये कहना कि लोग नौकरी करते तनख्वाह के लिए, और अगर डॉक्टर नालंगे को हम कहें कि सिर्फ दुकान चलाने के लिए धंधा करें ग्रुप में, तो कोई अच्छी बात रहेगी क्या? इतने बड़े आ, आदमी संयम से बोलना चाहिए। ये सारे समाज को कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो सरकारी संस्थानों में काम कर रहे हैं वो भी त्याग कर रहे हैं। कंपनियां 10 लाख रुपए देती है या 2.5 लाख रुपए में काम कर रहे हैं, वो लोग देश के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी भाषा का उपयोग ना करें जो किसी को आहत हो। जी। ऐसी भाषा का उपयोग किया क्या आज? आ, अन्य साथी कोई अपनी बात रखना चाहता है, रख सकता है, क्योंकि समय हो चुका है, 5 मिनट बाकी हैं। आ, आ, हमारे कोई भी साथी और भी अपना क्या हैंड आपने रेज करके बात रख सकते हैं। कैसे कैसे करते हो जी। बताइए। किसी को कुछ कहना है? जी। महेंद्र द्विवेदी जी, प्रश्न। जी, जो अभी भाई साहब ने बताया कि इतने करोड़ रुपए से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका जो प्रोजेक्ट्स है कि उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी मिलेगी, खुद कितना लगाना पड़ेगा, तो अगर वह ग्रुप में शेयर कर दें या अलग से भेज दें, तो उस पर आगे बुंदेलखंड क्षेत्र में बकरियां भी बहुत हैं और चरने की व्यवस्थाएं भी बहुत हैं, तो इस पर कुछ काम किया जा सकता है ना। और कोऑपरेटिव तरीके से कैसे काम हो, अगर इसकी एक रूपरेखा, विस्तृत रूपरेखा बना के अगर भेज देंगे तो अध्ययन कर लेंगे, ग्रुप के लोगों के साथ भी अध्ययन कर लेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आपसे ग्रुप को ऑनलाइन मार्गदर्शन भी दिलवा देंगे। धन्यवाद।
किरण जी। नहीं, आप मेरा नंबर इसमें दिया हुआ है, आप एक बार मुझे संपर्क करिए और आप अगर ईमेल आईडी भेजेंगे तो मैं आपको अलग-अलग तरीके से उसको कैसे किया जाता है बता सकता हूँ। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आप यहाँ आए, इसको देखें। प्रत्यक्ष रूप से देखने से थोड़ा आसान हो जाता है समझना। तो अगर आप आएँगे तो बाकी सारी चीज़ें कैसे उसको फंडिंग डेवलप कर सकते हैं, कैसे खड़ा कर सकते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ। और बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी ये जो ब्रीड है, अच्छी ब्रीड है, उसको आप कर सकते हो, लोकल ब्रीड है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। प्रेमानंद जी, आदरणीय प्रेमानंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। हमारे किरण साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने रोजगार के इतने अच्छे सरल तरीके बताए, बेरोजगारी दूर करने के लिए बहुत अच्छे मार्ग बताए। और हमारा सिर्फ एक अभी कहना है कि अभी जब हमारी ये तो अभी चलिए रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग के बाद पहले जो लोगों के अंदर द्वेष भावना भरी है इसको खत्म करने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। मैं आखिरी में आग्रह करूंगा आचार्य विजय जी से आए और विजय जी सभी को धन्यवाद ज्ञापन करें और अपना विचार रखें। आचार्य विजय कारेकर जी। किरण जी नमस्ते। एक बुजुर्ग व्यक्ति जी लालन जी नमस्कार, साहब नमस्कार। आया था और कैमरा भी ऑन कर लेता हूँ। तो हम मिले थे और बहुत अच्छा लगा और बचपन में आचार्य हमने जी आपके लिए भिंडी रखी है मैंने। आपके लिए भिंडी रखी है मैंने। नहीं, भिंडी वो उनको चाहिए थी, श्री जी को। नहीं, खाने को तो आपको चाहिए था। नहीं चाहिए था पर मेरा तो कुछ अलग ही है। वो समय हाँ, हो जाएगा, मिलेंगे, फोन पे बात करेंगे। मैंने एक जरूर, घंटा जरूर। दिया है आपको अभी। नंबर एक, बकरी का दूध हमने बचपन में बहुत पिया। हमारे यहाँ बकरी घर में घुस के अनाज और कुछ खा जाती थी, तो हम उनको पकड़ के उनका दूध निकाल के पी जाते थे। ये हमारा बचपन का बचपना था और बहुत अच्छा लगा। बकरी है, गाय है, मुर्गी है, बतख है और भी ऊंट है, भेड़ है, अन्य जीव सभी को। और सबसे बढ़िया खरगोश है। और मैंने जो शाजापुर में एक प्रोजेक्ट बनाया है उसमें हमने सुअर से खेती कराई। हमने शकरकंद लगा दिया, बाड़ लगा के कि उसमें सुअर न जा सके। और वर्षा के बाद में हमने जब उसको खोला बाड़, तो हमारा कर दी उसने। तो मेरे को तो जहां से भी लाभ मिले, और व्यापारी हो या नौकर हो, नौकर नौकर ही रहेगा। मैं फिर एक शब्द बोलूंगा, क्योंकि मुझे आज प्रोफेसर की परिभाषा मिली कि हम प्रोफेसर क्या है। और सबका अपना अपना व्यापार व्यवसाय है, धंधा पानी तो रहेगा ही सही साहब। और जो व्यवसाय करेगा इसीलिए उसको वणिक बोला गया है। और उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, उसके बाद के दो सभी लोगों को मालूम, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं पहले और दूसरे बिंदु में आता हूँ, तीसरे चौथे की मेरे को अभिलाषा नहीं है। तो किरण जी फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद आया। और मैं जरूर आपके यहाँ के 10-15 दिन रुक के जाऊंगा और नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे, आनंद लेंगे। और सभी का धन्यवाद। और प्रश्न होना चाहिए, लोग अपने विचारों में खो जाते हैं। एक पोस्ट मैंने अभिषेक दादा को भेजी है, वो पोस्ट समूह में बार बार रिपीट करें कि हमें समूह में किस प्रकार चलना चाहिए। धन्यवाद अभिषेक दादा, धन्यवाद किरण जी, राजा राम दी यादव साहब को, ब्रिगेडियर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सभी लोगों को धन्यवाद। और बुरा लगा है तो थोड़ा सा घर में पूरी पराठा हलवा बना के खाया जाए, जिससे कि नींद अच्छी आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किरण किरण जी आपके नंबर डाल देते चैट बॉक्स में। हाँ, मैंने डाला हुआ है नंबर। वापिस अभी डाल देते, मैं लेट आया था इससे निवेदन था। हाँ, मैं डाल देता हूँ, अभी डाल। हाँ डाल। जैन साहब आपको